नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे जाति की। ये देश की, हमारे समाज की कड़वी हकीकत है। मेरा कॉलर भी थोड़ा सा निकलने लगा है। और जाति के साथ साथ हम बात करेंगे जातिगत जनगणना की भी, जिसकी मांग लगातार उठती रही है, लेकिन जातिगत जनगणना कभी नहीं हुई। आजाद भारत के इतिहास में 1881 से जनगणना की प्रक्रिया शुरू हुई। 1931 में आखिरी दफा जातीय जनगणना हुई, जिसमें पता लगा कि 52% आबादी पिछड़े वर्ग की है। उसके बाद से कोई जनगणना नहीं हुई। लेकिन जाति के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं। जाति की रिप्रेजेंटेशन को ढोल बाजे के साथ, ढोल नगाड़े के साथ पेश किया जाता है। अभी हाल ही में जो विस्तार हुआ मोदी सरकार में, नए मंत्री आए तो उसके बाद 27 मंत्री ओबीसी कैटेगरी के हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन है ओबीसीज का किसी भी सरकार में। 2014 की सरकार में 13 ओबीसी मंत्री थे। लेकिन अब जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और सरकार ने 19 जुलाई को मॉनसून का सत्र शुरू हुआ था संसद का। 20 जुलाई को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार जातिगत जनगणना नहीं करवाएगी, जबकि सरकार ने ही दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में 2017 में एक कमीशन बनाया था, आयोग बनाया था इसी काम के लिए। 31 अगस्त 2018 को तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था और एक विज्ञप्ति जारी की गई थी कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे, लेकिन सरकार फिर उससे पीछे हट गई। विपक्षी दलों ने ही नहीं बल्कि सरकार के आज की तारीख में एनडीए के सबसे पुराने घटक, क्योंकि अब शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना तो साथ छोड़ चुके हैं, मैं जेडीयू की बात कर रहा हूं, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह मांग उठा दी। 4 अगस्त को, इसी महीने की 4 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी को बाकायदा चिट्ठी लिखी कि यह देश हित में होगा कि आप जातिगत जनगणना करवाएं, पता तो लगे किस जाति की कितनी तादाद है, और उसे आरक्षण के नाम पर जो सहूलियत, जो सुविधाएं मिलती हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगी या आईआईटीज, एनआईटीज, एम्स में, आईएम्स में दाखिला जो मिलता है, उसका पता तो लगे, उसकी हकीकत तो सामने आए। पर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। यह बात और है कि बिहार में ही 2 दफा बिहार विधानसभा ने 2 दफा जातिगत जनगणना को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पारित किया। तारीखें बता देता हूं, 18 फरवरी 2019 और 27 फरवरी 2020। सर्वसम्मति यानी कि सिर्फ जेडीयू के विधायकों ने इसके पक्ष में वोट नहीं किया, बल्कि बीजेपी के भी विधायक, साझा सरकार है उनकी, डबल इंजन सरकार है, और चाचा और भतीजा नीतीश और तेजस्वी, 36 का आंकड़ा है। लेकिन जातीय जनगणना के मुद्दे पर वो एक साथ दिखे तो 11 अगस्त को तेजस्वी ने तंज भी कसा कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार का अपमान कर रहे हैं, उनकी चिट्ठी का जवाब नहीं दे रहे हैं, सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव पारित किया उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अब हुआ क्या है, 23 अगस्त यानी कि आज से 4 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा न्योता दिया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्षी दल के नेता तेजस्वी को कि दिल्ली आइए और जातिगत जनगणना पर बात करते हैं। तो अब आने वाली राजनीति की दशा और दिशा जाति तो तय करती आई है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ है आरक्षण का खेल भी। कुछ जातियां ही सारी मलाई काट रही हैं क्या? और तादाद 52% की जगह ये 60%, 65% आई, तो क्या तादाद के हिसाब से आरक्षण की मांग उठेगी? और ये उठती आई है
कि जिसकी जितनी जाति, जिसकी जितनी संख्या, उसका उतना प्रतिनिधित्व। ये लालू प्रसाद यादव भी कहते रहे हैं, नीतीश कुमार भी कहते रहे हैं, जबकि संवैधानिक दायरा 50% का है। यह बात और है कि तमिलनाडु में 69% आरक्षण भी है। तो क्या सरकार अब जातिगत जनगणना की तरफ जा रही है 2021 में? इसी साल यह कवायद शुरू होने वाली है, और इससे क्या जाति की विषमताएं, जो दूरियां हैं, जो खाई है, वो और बढ़ेगी? जाति समाज को तोड़ती भी है, या जनगणना से जोड़ने का एक पुल, एक सेतु का निर्माण भी हो सकता है? इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे, हम बहस कतई नहीं करते। लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी क्या कह रहे हैं इस न्योते पर, सुनिए। 23 तारीख को दिन में 11 बजे उनसे मिलना है, टाइम तय हो गया और मिलेंगे। उसमें से पहले से ही जो हमने पत्र भेजा था, उसमें मिलने के इच्छुक जो एक समुदाय मिलेगा, समूह मिलेगा, उनकी सूची हम दे दिए थे। और फिर बीजेपी के भी लोग अभी नाम तय कर रहे हैं, वो दे देंगे, तो सब लोग जाकर के वहाँ पर मिलेंगे, वो अंतिम रूप से फिर भेज देंगे। तो ये तय हो गया मिलने का। जातीय जनगणना जब 2 बारी जब पारित हो चुकी है, तो इसको जो है सही मायने में उंगली जामा पहनाई जाए। तो इसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी से भी हमने रिक्वेस्ट किया था कि भाई प्रधानमंत्री से भी अगर मिलना हो तो मिलने चला जाए। 4 तारीख से लगातार जो है पत्र लिखा जा रहा है। तो हम इतना कहना चाहते हैं कि अभी हमको सूचना मिली है, कई दिन हो गए, और लगातार हम लोगों ने कल भी और पहले भी हमने इस बात को रखा था कि भाई बहुत विलम्ब हो रहा है, जल्द से जल्द मिलना चाहिए समय। तो समय जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिल चुका है। और यहां पर एक बात समझ लीजिए दर्शकों, यह बिहार तक महदूद मसला नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा ऐसा प्रस्ताव बाकायदा पारित कर चुकी है, उड़ीसा में भी यही हाल है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कह चुके हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है 2022 में तो जातिगत जनगणना करवाएंगे। कर्नाटक में यह काम हो चुका है, हालांकि जामा कुछ और पहनाया गया था, सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण का, और बड़े आंदोलन चले हैं। हरियाणा में जाटों का, गुर्जरों का, राजस्थान में पाटीदार यानी कि पटेलों का, गुजरात में मराठाओं का, महाराष्ट्र में लिंगायत का, कर्नाटक में। तो इसके दूरगामी परिणाम हैं। यह धुरी बन सकती है, यह मैंने पिछले महीने कहा था। यह मुद्दा आने वाले दिनों में राजनीति का धुरा बनने का मादा रखता है और गले की हड्डी बन गई है यह मांग बीजेपी के लिए, मोदी सरकार के लिए। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, जातीय जनगणना कराएगी सरकार, और राजनीति में होगा जाति और आरक्षण का घालमेल। चर्चा में मेरे साथ जेडीयू, जिन्होंने ये मांग उठाई है, अहम घटक हैं। मोदी सरकार के केंद्र में अब प्रतिनिधित्व है और साझा सरकार चला रहे हैं बिहार में। उनके प्रधान महासचिव केसी त्यागी मेरे साथ हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, समाजवादी पार्टी के सांसद बिशंबर प्रसाद निषाद, देश के जाने माने समाजशास्त्री सोशियोलॉजिस्ट प्रोफेसर बद्री नारायण, और स्टूडियो में मेरे साथ मेरे सहयोगी सुकेश रंजन। तो केसी त्यागी साहब, पिछले शो में आपने ताल ठोकी थी कि जातिगत जनगणना तो होकर रहेगी, कुछ भी हो जाए। तो 23 अगस्त को जो ये मीटिंग है, जो आपने वो ताल ठोकी थी, उसी कड़ी में क्या इसे आप एक अहम कदम मान रहे हैं, या बैठकें तो बहुत होती हैं, बातचीत तो बहुत होती हैं, एक रूटीन प्रोसीजर है? बोलिएगा केसी त्यागी साहब। संदीप जी, जो आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में जिन चीजों का जिक्र दिया है उसको मैं नहीं दोहराऊंगा। इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूं उनको कि वीपी सिंह जी के नेतृत्व में संसद में जो ये प्रस्ताव पारित हुआ था पिछड़ी जातियों वाला,
उस संसद का मैं भी सदस्य था और पिछड़ी जातियों का मंडल कमीशन का आरक्षण का समर्थन करके जितना अपमानित उस समय हमें होना पड़ा था उसकी एक अलग कहानी है। लेकिन तब से जमुना में, दिल्ली में और पटना में, गंगा में बहुत पानी बह गया है। और उसी के चलते जब शिक्षण संस्थानों में 27% के आरक्षण की बात तब चली थी तो मुझको याद है कि आडवाणी जी और खुराना जी जब गोस्वामी को देखने चले गए थे तो बहुत हाय हुल्ला मचा था। आज वो परिस्थिति नहीं है। बहुत दुनिया बदली हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने नीट में 27% का आरक्षण दिया है। उस समय संभव नहीं था। उन्होंने ही 35% का आरक्षण केंद्रीय मंत्रिमंडल में दिया है। पूरी दिल्ली पोस्टों से पटी पड़ी है कि पहली बार हुआ आज़ाद भारत में जब 35% सीटें ओबीसी के लोगों को मिली हैं। इसी सरकार ने राज्यों को अधिकार दे दिया है कि ओबीसी की लिस्ट तैयार करो, बनाओ। नहीं, ये आप आधी जानकारी दे रहे हैं। ये अधिकार तो राज्यों के पास था 1993 से 2018 तक। सरकार ने वो अधिकार छीना, वापस दे दिया। तो अधिकार देना नहीं हुआ ना, वो तो राज्यों के पास पहले ही अधिकार था। चलिए बहाल कर दिया। हाँ, उसको बहाल कर दिया। ये मैं मान लेता हूं आपकी बात। इसी सरकार ने कुछ लोगों की मांग थी और कुछ का विरोध भी था कि सारा कोटा कुछ जातियां खा जाएंगे। उनका ठीक है। रोहिणी कमीशन बना इसी सरकार की, एनडीए की सरकार के द्वारा। हालांकि मुझे शिकायत है कि 11 बार उसका टर्म बढ़ाया गया जो कोई आवश्यकता नहीं थी। अब जल्दी ही जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट भी प्रकाशित होगी और जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, मेरे मित्र बैठे हैं निषाद जी, जो इनके वर्गों की जो वो रिपोर्ट कब तैयार होगी? शिक्षा में जो साझेदारी होनी चाहिए। रोहिणी कमीशन ने, जस्टिस रोहिणी ने, केसी त्यागी साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं, 30 जुलाई 2019 को कहा हमारी ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार है। 30 जुलाई 2019। आज हम 19 अगस्त 2021 में बैठे हैं। 2 साल से वो ड्राफ्ट रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं हुई। उसको भी कराएंगे। हाँ, अब मैं वो तर्क देता हूं कि जनगणना क्यों होनी चाहिए, बहुत संक्षेप में। 2001 के सेंसस से पहले उस समय के जो रजिस्ट्रार जनरल थे उनकी सिफारिश है कि जातिगत जनगणना कराओ। आरक्षण के मामलों की जो सुनवाई कर रहे हैं जज, वो कई बार टिप्पणी कर चुके हैं कि हमें आंकड़ों की जरूरत है, आंकड़ा मुहैया कराने के लिए जातिगत जनगणना कराओ। 2011 के सेंसस से पहले लोकसभा ने सर्वसम्मति से जातिवार जनगणना का समर्थन किया। 2018 में राजनाथ सिंह ने लोकसभा में घोषणा की। अनेक राज्य सरकार भी इस प्रकार का प्रस्ताव पास कर चुकी हैं। संसद की सामाजिक न्याय समिति संतुति कर चुकी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने केंद्र से सिफारिश की है और पिछड़ा वर्ग को संविधान और कानून में मान्यता मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका कि हाँ सही है, आरक्षण की नीति जिस पर जारी है उस पर यह है। तो मेरा ये कहना जब इतनी सारी चीजें हैं पर तो सरकार ने आप लोकसभा में जातिवाद, तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बयान का जिक्र किया जो 20 जुलाई, अभी जो मॉनसून सत्र खत्म हुआ है उसमें गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लिखित जवाब देते हैं हम जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे। मेरा ये मानना है जिस सरकार ने इतने काम किए हैं वो ये भी काम करेगी और इससे आगे भी। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं रिपीट कर दूं, मेरे मित्र बैठे हैं कई, मराठा, पटेल, लिंगायत, जाट, इन जाति समूहों का भी आरक्षण की सिफारिश सब राज्यों से आएंगी और आ चुकी हैं। जो पिछड़ी जातियों का 27% का कोटा है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लिहाजा जो 50% का कैप है उसकी सीमा भी बढ़ाई जाए। हम नहीं चाहेंगे, बहुत मेहनत की, हमारी 2 सरकारें गई हैं। बिहार में कर्पूरी ठाकुरी सरकार सिर्फ आरक्षण पर गई। हमारी वीपी सिंह की सरकार जिसमें हम भी सांसद थे सिर्फ आरक्षण पर गई। और हम चाहेंगे
कि 27% के कोटे को कोई छुए ना, और जाटों, मराठों और पटेलों, लिंगायत का आरक्षण होना चाहिए। तो मतलब जाति को और इसमें और करना मजबूत क्या कर है? रहे हैं, समाज को, और जो विषमताएं हैं, जो खाई है, आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए उसको ये मांग कर रहे हैं कि ये खाई और बढ़ जाए। केसी त्यागी साहब, आपने तमाम लोगों का जिक्र कर दिया, एक मिनट सुनिएगा। 1951 में आजाद भारत में जब पहली बार जातिगत जनगणना की मांग उठी, दबाव बना, तो तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने कहा नहीं, हम नहीं कराएंगे जातिगत जनगणना, क्योंकि इससे सामाजिक दूरियां बढ़ेंगी। सरदार पटेल को कोट कर रहा हूं मैं। हाँ, नहीं, सरदार पटेल जो है कोई होली गीता कुरान नहीं है। उनसे कई सवालों पर कई लोग एग्री करते हैं, कई लोग डिसएग्री करते हैं। क्या उनकी सारी बातें मानेंगे देश की जनता या सारी पॉलिटिकल पार्टी? अगर हाँ है तो फिर मैं इसको भी मान लेता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, इसमें कुछ भी नहीं करना है संदीप जी। मैं अपने पैनल वालों से भी कहना चाहता हूं कि हर 10 साल में जनगणना होती है, और ये 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हुई है। हाँ, अभी शुरू होनी है। में हर घर और परिवार के है जी, अभी शुरू होनी है, अभी शुरू अगर नहीं शुरू हुई। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं, कुछ करना ही नहीं है उसमें। जनगणना में हर घर और परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की गिनती ही नहीं होती, उसके बारे में तमाम सूचनाएं भी इकट्ठी की जाती हैं। अब हर व्यक्ति की उम्र, शिक्षा और व्यवसाय दर्ज किया जाएगा। हर परिवार की भाषा, धर्म और संपत्ति भी नोट की जाएगी। अब इसमें एक कॉलम है, SC ST का तो है ही, उसमें तो किसी को विवाद नहीं है। अब जब ये जनगणना हो रही होगी, उसमें सिर्फ इतना लिखना है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा वर्ग, एक लाइन। पेन में दे दूंगा अगर किसी में पेन नहीं है लिखने के लिए। क्या दिक्कत है इसमें? क्यों दिक्कत होनी चाहिए? और दूसरा, पहले वाले आपके सवाल का जवाब जाति जहां तोड़नी थी, जाति को और मजबूत नहीं कर रहे क्या? मूल सवाल तो ये है। जाति 5000 साल से बर्फ की तरह से जमी हुई है। हम इसे पिघलाना चाहते हैं। कहां पिघला रहे हैं? बर्फ और जमाना चाहते हैं। पूरा समाज नहीं, 5000 साल से एक पूरी कौम के सर पे आपने पखाना रखा हुआ है, आपने नहीं जमाई हुई जाति। और पता लगाओ, एक भी पिछड़ी जाति का चैलेंज करके कहता हूं, एक भी आदमी सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी नहीं है। सारे नाकाबिल लोग इन्हीं बिरादरियों में हैं। सारे निकम्मे, योग्यता की कमी वाले लोग पिछड़े वर्ग के लोग ही। 15 साल से सारे सरकार चला रहे हैं बिहार में। 15 साल से बिहार में सरकार चला रहे हैं। पिछड़ी जाति को जितना प्रतिनिधित्व दे सकते थे दे देते। आप नजीर पेश करते, दे दिया, या हल्की राजनीति कर रहे हैं? हमारे विरोधी बैठे हुए मृत्युंजय तिवारी जी, हाँ। जितना सशक्तिकरण पिछड़ी जातियों का बिहार में है, इतना देश में कहीं नहीं है। और जितनी संख्या बिहार में है, इतनी देश में कहीं नहीं है। 61%। ये हमारी संजू वर्मा जी मुस्कुरा रही हैं, महिलाओं का भी आरक्षण है, कहीं 50%, कहीं 35%। तो जितना सोशो इकोनॉमिक और सेक्स वाली जो बैकवर्ड कास्ट और क्लासेस और महिलाएं हैं, जितना आरक्षण का लाभ बिहार में हुआ, कहीं नहीं हुआ। ठीक है, संजू वर्मा, आपका जिक्र किया केसी त्यागी ने। सरकार को दिक्कत क्या है जी? आप तो 2010 में आप ही के नेता, अब उनका स्वर्गवास हो गया, गोपीनाथ मुंडे, वो क्या कहते थे कि हम ओबीसी की जनगणना अगर नहीं करेंगे तो ओबीसी को सामाजिक न्याय देने के लिए और 10 साल लग जाएंगे। अब 10 क्या 20 साल लगवा देंगे आप? क्यों नहीं करवा रही सरकार कास्ट सेंसस? ठीक है संदीप जी, ये एक बहुत ही अहम और संवेदनशील मामला है। पहले तो मैं केसी त्यागी जी को बता दूं, मैं इसलिए मुस्कुरा रही थी क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने बड़ी ही अच्छी तरीके से सारा मसला जो है समझाया, और मोदी सरकार ने क्या क्या किया है उसको भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उल्लेख किया, जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद कहती हूं। अभी मुद्दे पर आते हैं संदीप जी। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूं कि नित्यानंद राय MOS होम अफेयर्स ने क्लियरली कहा है दैट दिस गवर्नमेंट विल नॉट एन्यूमरेट अ सेंसस बेस्ड ऑन कास्ट, जो आपने अभी कुछ ही पल पहले दोहराया। अभी मुद्दे की बात यह है कि जैसे केसी त्यागी जी ने कहा, आप डिबेट को किसी और दिशा में लेकर जा रहे हैं। मुद्दे की बात यह है कि नेशनल बैकवर्ड कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक स्टेटस किसने दिया? मोदी सरकार ने दिया।
आप कहेंगे 2018 में तो ये था पर मोदी सरकार ले गई। 2018 में क्या हुआ उसकी बात नहीं करते हैं। 2021 में ओबीसी बिल जो पारित हुआ एज पर 127th अमेंडमेंट 127वें संवैधानिक संशोधन के तहत ओबीसी बिल जब पारित हुआ तो हमने राज्यों को ये स्वतंत्रता दी है जो उनसे छीनी थी 3 साल OBC पहले। लिस्ट वो खुद बना सकते हैं। एक मिनट, आप बीच बीच में टोकिए मत संदीप जी, आपको टोकने की बहुत बुरी आदत है। अब आदत राज्यों को बरकरार केंद्र- रहेगी, चिंता मत कीजिए। अब राज्यों को केंद्र की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी राज्यों के पास ये स्वतंत्रता है, फ्रीडम है कि वो अपने अनुसार एक ओबीसी वो 2018 से पहले थी कि नहीं वो आजादी? एक मिनट, हाँ। आप ये चीज भूल रहे हैं कि मोदी सरकार के चलते पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ओबीसी के बीच में क्रीमी लेयर है, मोदी सरकार ने यह भी कहा है कि क्रीमी लेयर की जो आय है अभी 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दी गई है। और सबसे अहम चीज जो मैं दोहराना चाहूंगी वो ये है कि अभी ओबीसी बेनिफिट्स इनकी वैलिडिटी होगी 25 जनवरी 2030 तक। मुझे बताइए, 80 साल पहले 1931 में कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था, पर अभी 80 सालों में बहुत 90 साल पानी पहले। बह चुका है। हाँ। आज कास्ट बेस्ड सेंसस की जरूरत क्या है? मैं ये पूछना चाहती हूं कि जब 27% रिजर्वेशन आरक्षण मिला है मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में, आप देखिए 56% बढ़ोतरी हुई है एमबीबीएस सीट्स में। लगभग आज देश में 85,000 एमबीबीएस सीट्स है। 80% बढ़ोतरी हुई है पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स में, लगभग 54,000 मेडिकल सीट्स है। और आज कुल मिलाकर 558 मेडिकल कॉलेजेस हैं। पिछले 6-7 सालों में ही 179 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए। तो मोदी सरकार जब कहती है कि बिल्कुल ठीक हमारा है, बड़े उद्देश्य अच्छे है- आंकड़े दिए, आप अच्छा रिसर्च करके आती हैं, ये मेरे कार्यक्रम के लिए अच्छी बात है संजू। अब मैं एक रिसर्च आपके सामने पेश करता हूं। एक छोटी सी एक भी, बात मैं अरे करूं। अभी आप ही से मुखातिब हूं संजू। आपने जो आंकड़े दिए और ये आप ही की सरकार द्वारा नियुक्त रोहिणी कमीशन की फाइंडिंग्स हैं। 2018 में रोहिणी कमीशन ने क्या पाया? 1,30,000 सेंट्रल जॉब्स में से ओबीसी को कितनी नौकरी मिली और कितने दाखिले हुए? आईआईटीज, एनआईटीज, आईएम्स, एम्स, आपने कहा कितनी तादाद बढ़ गई, सीटें बढ़ गई। तो 97% जो जॉब्स हैं और जो दाखिले हैं वो सिर्फ 25% ओबीसी के खाते में गई। 25% ओबीसी में आने वाली जातियों को 97% सीटें और नौकरियां मिली। 25% इनमें से सिर्फ 10 जातियों के पास गई। 983, लगभग 2,500 जातियां हैं ओबीसी में। 983 ओबीसी कम्युनिटीज को, यह 37% तादाद है, एक भी सरकारी नौकरी और एक भी दाखिला नहीं मिला। 994 ओबीसी जातियों को 2.68 नौकरियां और दाखिले मिले। अभी एक चीज और बता दूं, और फिर एक आरटीआई लगाई गई। आपने कहा ना इतनी नौकरियां आ रही हैं, आरटीआई लगी। 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं देश में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। प्रोफेसर्स ओबीसी कास्ट से 0 एसोसिएट प्रोफेसर 0 जी। अब बताइए संदीप जी, एक मिनट। संदीप जी, मैं आपके कार्यक्रम में लगभग हर मुद्दे पर आती हूं। आज तक सरकार के पक्ष में आपने कभी नहीं बोला। स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर तो सही है, पर आप बार-बार जो एक गलत नैरेटिव चलाने की कोशिश आई करते टेक हैं, इट एज ए कॉम्प्लीमेंट कि मैंने सरकार के बारे में कुछ नहीं बोला। मैं इसे बधाई नहीं। मानता हूं और स्वीकारता हूं। आप पहले ये बताइए कि ओबीसी बिल जो सरकार ने पारित किया, आप क्या सरकार को मुबारकबाद देते हैं? सरकार को मुबारकबाद अगर पत्रकार देने लगे, उन्होंने पत्रकारिता का धर्म छोड़ दिया, मेरा सीधा मानना है। पत्रकारिता का धर्म है सच्चाई बताना। सच्चाई बताते हैं, बताया नहीं कि पास किया आपने ओबीसी बिल, और जो 1993 से 2018 तक राज्यों के पास जो हक था वो आपने 2018 में छीना और 3 साल बाद वापस दे दिया, बहाल किया है, किसी को हक नहीं दिया। बोलने की। हाँ, बोलिए। जी, शो आपका है, सवाल पूछने का हक आपका है। हाँ, तो बताइए ना। जवाब देने की जिम्मेदारी मेरी है। बिल्कुल आप है। सवाल पूछिए
जवाब मत दीजिए। तो सवाल ही तो मेरे पूछा, यहाँ पर आंकड़े जवाब मत बताए दीजिए। रोहिणी कमीशन के और आरटीआई के आंकड़े। चुप रहिए थोड़ा। हाँ। अभी थोड़ा चुप रहकर धैर्य से मेरी बात सुनिए। आपका प्रॉब्लम है कि आप एक तरफा आंकड़े बताते हैं और फिर दूसरे को बोलने का मौका नहीं देते और कहते हैं कि मैं पत्रकारिता करता हूं। सुनिए एक बात, ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मोदी सरकार ने दिया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ओबीसी की वैधता को 25 जनवरी 2030 तक वैलिडिटी दी है मोदी सरकार ने। क्रीमी लेयर की आय को 6 लाख से 8 लाख पर एनम बढ़ाया है मोदी सरकार ने। और जस्टिस जी रोहिणी कमीशन की जब रिकमेंडेशंस आएंगी, हम उन पर भी वार्तालाप उसी करेंगे पे तो सभी बता रहा stakeholders के हूं कि साथ। 97% और नौकरियां और दाखिले आप इतनी बौखलाहट 25% मत जातियों के पास गई। आप क्या इतना ये बौखलाहट बैलेंस क्यों मेंटेन हैं? करने की जरूरत नहीं आप है? इतना बौखला क्यों जाते हैं? मैं तो ये जी। बौखलाना शब्द का मायने समझ लो, मैं बौखलाता कभी नहीं हूं। आप ये शब्द हर बार गिरा देती हैं कि बौखला गए। जैसे ही बीजेपी के समर्थन में कोई आंकड़े आते हैं, आप उत्तेजित हो जाते हैं। अच्छा, एक और चीज कहना चाहती हूँ। 2018 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जस्टिस राघवेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक ओबीसी को लेकर क्या सिफारिशें हैं, वो एक कमीशन गठन किया था। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो आपके पैनलिस्ट को जाननी चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है आप 27% रिजर्वेशन दीजिए, उसमें से ओबीसी को मिलेंगे 7%, मोर बैकवर्ड विद इन ओबीसी मोर बैकवर्ड को मिलेंगे 11% और मोस्ट बैकवर्ड जो है उनको मिलेंगे 9%, कुल मिलाकर 27%। अभी उनकी रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट ही नहीं किया गया। आपको पता है सबसे पहले दुहाई किसने दी? समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा भाई ओबीसी यानी चौरसिया, पटेल, यादव, कुर्मी, इनको आप जो देना है दो। मोर बैकवर्ड यानी गुज्जर, कुशवाहा, तेली, सैनी, इनको जो देना है दो। मोस्ट बैकवर्ड यानी राजभर, घोषी, कुरैशी, इनको जो देना है दो, हमको कोई मतलब नहीं है। यादव को आप 9% दो, सिर्फ यादवों को। ना कुर्मी की बात की, ना चौरसिया की बात की, ना पटेल की बात की, ना घोषी तो की बात मतलब की, सरकार ना जातिगत रावत की बात की, जनगणना ना नहीं कुरैशी की कराएगी, बात इस की। पर मैं अभी पूछता हूं ना। इसका बिशंबर मतलब- बाबू हैं, आपने इसका गंभीर मतलब आरोप कुछ लगाए, नेता- पर जातिगत कुछ नेता जनगणना नहीं कराएंगे। समाजवादी पार्टी के आपके चहेते नेता जातिगत OBC के जनगणना मामले को संजू आप नहीं कराएंगे। लोगों को 2018 विभाजित 31 करने में अगस्त लगे को हुए हैं। तत्कालीन ये गृह मंत्री विभाजन की राजनाथ सिंह ने राजनीति कहा नहीं हम चलेगी। कराएंगे, तो दिक्कत कहां आ विभाजन की गई? राजनीति नहीं चलेगी। अच्छा विभाजन ठीक है, की ये राजनीति नहीं चलेगी। बिशंबर प्रसाद निषाद को लाइए स्क्रीन पर। बिशंबर प्रसाद निषाद, आप सिर्फ यादवों की पैरवी कर रहे हैं, संजू वर्मा आरोप लगा रही है। और आप पिछली बार मेरे कार्यक्रम में आए थे तो पिछड़ा जाति आयोग जो बनाया गया उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस बात को कबूलने में आपको दिक्कत क्या हो जाती है? आप कहने लगे नहीं जी कैबिनेट का दर्जा नहीं दिया चेयरमैन को, उसको तो सेक्रेटरी का दर्जा दिया। सेक्रेटरी की बात नहीं सुनते। मैंने जो बात कही थी वो एकदम सही परफेक्ट बात है। मैंने तो पार्लियामेंट में भी इस बात को रखा था। जो जाति जनगणना का मामला है, पूरे देश के लोग ओबीसी की जाति जनगणना के लिए चाहते हैं कि प्रोफार्मा चेंज किया जाए और केंद्र सरकार ओबीसी की जाति जनगणना कराए, लेकिन केंद्र सरकार उसको नहीं मान रही। इससे स्पष्ट लगता है कि ये केंद्र सरकार जो है भाजपा की ओबीसी विरोधी है। जहां तक सवाल ये है, ये कह रहे हैं कि नहीं हम लोगों ने ये दे दिया वो दे दिया। तो गरीबी 27 रेखा मंत्री की बनाए हैं, सीमा इस जो- बात को डिनाई कर सकते हैं क्या? 27 मंत्री बनाए हैं। जी। एक सामाजिक ताना बाना बीजेपी ने बुन लिया, खास उत्तर प्रदेश में 79 जातियों को ओबीसी के तौर पर आइडेंटिफाई भी कर लिया। आप जानते हैं उनको भी वो देंगे वो स्टेटस। आपको दर्द इस बात का हो रहा है कि ये सामाजिक ताना बाना, इन पर तो हमारा वर्चस्व था, ये बीजेपी क्यों ले गई? मंडल कमंडल दोनों को जोड़ दिया बीजेपी ने। गलत कह रहा हूं क्या बिशंबर बाबू? नहीं, हम ये बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों को कि 8 लाख रुपया जो है वार्षिक आमदनी ईडब्ल्यूएस के लिए गरीबी रेखा की है और 8 लाख ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की है। ये कौन सा सामाजिक न्याय है ओबीसी के लिए कि ओबीसी का व्यक्ति जिसकी 8 लाख की आमदनी होगी वो क्रीमी लेयर में होगा और जो 8 लाख की ईडब्ल्यूएस की वो गरीबी रेखा में होगा। तो यहाँ से आप पूरे देश के लोग देख लें कि ये कितना सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। अभी मैंने तो जब ओबीसी का जब इन्होंने अभी ये बिल पास किया था उसमें भी मैंने इस बात को रखा था कि जाति जनगणना कराई जाए और जो 50% से अधिक का सिलेबस को बढ़ाया जाए।
और जिस तरह से मतलब पिछड़ी जिसकी जाति- जितनी जाति, जिसकी जितनी संख्या, उतनी उसको आरक्षण दे दो। देश कहां जाएगा विशंबर बाबू? जी, देश कहां जाएगा? जिसकी जितनी संख्या उसको उतनी आरक्षण देने लगो तो ये क्या देश के लिए, देश के विकास के लिए ये न्यू इंडिया इसी आधार पर चलेगा? जहां जाति टूटनी चाहिए थी, जाति के हिसाब से सब कुछ बांट दो, समाज नहीं जो बचेगा। हजारों साल से लोग पिछाड़े गए हैं। हम पूछना चाहते हैं बीजेपी के प्रवक्ता से कि जो इस समय वर्तमान में केंद्र सरकार विशेषज्ञ के नाम पे सीधे कैबिनेट सेक्रेटरी बना रही है, सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी बना रही है, उनकी क्या योग्यता है? वो कौन से विशेषज्ञ हैं? हर मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया जा रहा है, वहां क्यों नहीं ओबीसी का आरक्षण दिया जा रहा है? पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं। एक आईएएस परीक्षा पास करने के लिए बच्चे को यूपीएससी पास करने के लिए 20-20 साल, 15-15 साल लग जाते हैं। फिर आईएएस बनने के बाद उसको 20 साल कैबिनेट सेक्रेटरी बनने के लिए लग जाते हैं। आप सीधे जो है अपने लोग मोबिलाइज करने के लिए जो है सीधे आपसे कैबिनेट सेक्रेटरी बनाए दे रहे हैं लेटर एंट्री के माध्यम से। तो कहाँ सामाजिक न्याय है? हम लोग तो संसद के मैंने तो ये सामाजिक न्याय की लड़ाई बता रहे हैं मृत्युंजय तिवारी। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं आप दरअसल। कि बीजेपी भाई 1990 में, जिसका जिक्र भी किया केसी त्यागी ने, कि राजीव गोस्वामी आत्मदाह कर लिया, एम्स में भर्ती हुए, लाल कृष्ण आडवाणी मदन लाल खुराना मिलने गए, विरोध हुआ वहां पर अगड़ी जाति के लोगों का, तो वो सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा पर निकल पड़े, कमंडल थाम लिया। लेकिन आज बीजेपी ओबीसी का चेहरा बन गई है, तो आपके लिए राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई हो गई क्या? नहीं, देखिए संदीप जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि हम A to Z की चिंता करते हैं। इसमें अगड़े और पिछड़े का सवाल नहीं है। अगड़े में गरीब नहीं है, कोई भिखारी नहीं है, ऐसा नहीं है। कई ऐसे उदाहरण हैं हमारे बिहार में, हमारे घर के सामने भी कई स्वर्ण जाति के लोग वहाँ चौका बर्तन करते हैं पिछड़ों के यहाँ। ये बात है, लड़ाई है गरीबी और अमीरी की, और ये सबको अधिकार है कि किस जाति की कितनी संख्या है। इसमें बीजेपी को परेशानी क्या? अगर जाति जनगणना हो जाती है तो अगड़ों को भी पता होगा हमारी कितनी संख्या है। अब विकास के रास्ते पर समावेशी विकास की बात हम करते हैं। जो सरकारी योजना बनते हैं, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों तक उसका लाभ मिले, ये होना चाहिए। इसके लिए हम लोग कह रहे हैं भाई, आखिर बीजेपी अपने सहयोगी आदरणीय नीतीश कुमार जी को, जेडीयू को क्यों नहीं समझा पा रही है? क्यों हमारे गार्जियन हैं केसी त्यागी जी क्यों कह रहे हैं जाति जनगणना होनी चाहिए? बीजेपी के सहयोगी हैं। अब बीजेपी कितना तो पर जातिगत जनगणना को जब आप आरक्षण से जोड़ते हैं, एक मिनट, 90 के दशक से ओबीसी आरक्षण है ना, पर वो आरक्षण की मलाई तो 25% सब कास्ट जो हैं, सिर्फ 1/4 लोग 97% मलाई काट रहे हैं। 37% लोगों को तो एक पद नहीं मिला, एक दाखिला नहीं मिला। तो जातिगत जनगणना कैसे इसका सॉल्यूशन या हल निकाल देगी? देखिए संदीप जी, जातीय जनगणना से जो भी सरकारी योजना है, जो भी पिछड़ी जातियां हैं, जो गरीब हैं, जो भीख मांग रहे हैं, जो ठेला चला रहे हैं, जो उनकी किस जाति के हैं, उनकी कितनी संख्या है, कितनी आबादी है, ये तो जानने में परेशानी क्या है? उसमें जाति लाने की क्या जरूरत? आप पता कीजिए ना, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, पर उसमें जाति का छौंक लगा रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी, पता करना चाहिए कि शैक्षणिक आधार पर कमजोर कौन है, कौन गरीब है, कौन गुरबा है, वो पता करिए ना। उसमें जाति चस्पा करने की जरूरत क्या है? हाँ, हम आपके बात से सहमत हैं, सैल्यूट करते हैं, लेकिन जाति एक सच्चाई है जिस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता है। हम आज जिम्मेवार चैनल पर बैठकर इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो सामाजिक जाति की राजनीति है, जाति
वो सामाजिक सच्चाई है, इससे इनकार हम कैसे कर सकते हैं? तो जातीय तो इसे जनगणना कड़वी अगर होती हकीकत ही है, बनाए तो रखने सभी में जातियों राजनीतिक को हित ये- है क्या? एक मिनट बद्री बाबू, मतलब जाति एक कड़वी हकीकत है, उसे बनाए रखना है क्या? जो गरीब गुरबा है, जो हाशिए पर है, लास्ट पर्सन इन द लाइन, जो कतार का आखिरी व्यक्ति है, वो किसी भी जाति का हो, हमें उनको चिन्हित करना है ना कि कौन गरीब रह गया, कौन पिछड़ा है, कौन शैक्षणिक आधार पर कमजोर है। वो क्यों नहीं बात कर रहा कोई? बिल्कुल संदीप जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं इस बात को यहां से शुरू करता हूं कि जाति जो है, ये ठीक है कि जाति हजारों सालों से चली आ रही है, लेकिन जाति को तब जाति भाव को सबको जिलाए रखना पड़ा था, इसलिए चली आ रही थी। जब आजादी मिली तो हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वप्न देखा कि एक जाति विहीन समाज बनाएंगे, लेकिन हम चाहते तो हमारी लक्ष्य कुछ और है और उसका मेथड कुछ और है। अभी भी जो लोग कह रहे हैं कि जाति समाप्त होना हम चाहते हैं, जाति खत्म हो जाए, लेकिन मेथड उनका जो है जातीय जनगणना, उससे जाति भाव जगेगा। देखिए, इसको मान के चलना पड़ेगा। और जातीय जनगणना जब भी हुआ है इतिहास में, आप सबक लेना चाहिए हम लोगों को, अंग्रेजों के समय में तो जातीय तनाव समाज में बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा था। उस समय तमाम केस हुए, लड़ाइयां हुई, FIR हुए, मुकदमे हुए, सब कुछ हुआ। मान लीजिए ये हम माने कि फौरी है, ये एक ट्रांजिशनल होगा और इसके बाद खत्म हो जाएगा और समाज में समरसता आ जाएगी। लेकिन फिर जो सवाल आपने खड़ा किया, जो बहुत बड़ा सवाल है कि क्या, जो अंबेडकर ने भी खड़ा किया था, कि क्या हम पेइंग बैक टू द कम्युनिटी कर रहे हैं? अपने ही समाज के छोटे भाइयों को वो अपनी सुविधाओं को बांट रहे हैं? नहीं बांट रहे हैं। यानी दलितों में भी देखिए, OBC में भी देखिए, जो 4, 5, 7 जातियां हैं, जो बड़ी है जातियां हैं, संख्या में बड़ी हैं, डोमिनेंट हैं, कैपेसिटी टू एस्पायर पहले प्राप्त कर लिया है, वो जातियां सर्वाधिक हितों का अपने, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक होल कैपिलरी शक कर जाती हैं, वो शक कर रही हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही। तो इसीलिए तो कह रहे हैं इन्यूमरेशन जरूरी है, किस जाति की क्या स्थिति है। जो लोग राजनीति में हैं कि नहीं, ये इसलिए वहां पर ही ये सवाल खड़ा होता है कि आपकी स्थिति, मान लीजिए आप बड़े हैं, तो क्या आप सारे हितों को ले जाएंगे अपने में? क्या आप सारे हितों को ले जाएंगे संख्या में बड़े हैं तो? यानी जिसकी जितनी संख्या भारी का जो नारा है, उसकी सबसे बड़ी समस्या है कि वो एक नैतिकता के आधार पे वो उन छोटी जातियों के, जिनमें अभी कैपेसिटी नहीं है बोलने की, अपने लिए सर्ट करने की, उन तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने देती। संख्या हो सकता है उनकी भी ज्यादा हो, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए, देवेंद्र एक जाति है तमिलनाडु में जिसने कहा कि भाई अब हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हम रिजर्वेशन छोड़ रहे हैं। क्या ये हमारे यहाँ के उत्तर भारत की किसी भी OBC जाति का संवर्ग? नहीं, अब तो हर कोई आरक्षण चाह रहा है। अब तो हर कोई आरक्षण की, हम भी पिछड़े हैं, अब चक्कर ये हो गया है। बिल्कुल 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 आशुतोष, तो क्या ये एक दिक्कत है? अब हर कोई लड़ाई हो गई कि मैं भी पिछड़ा हूं, इससे सामाजिक न्याय बढ़ेगा, दूरियां कम होंगी या विषमताएं और ज्यादा बढ़ेंगी? संदीप, 2-3 चीजें हैं। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि समाज के अंदर जाति भाव बढ़ना चाहिए। इसलिए जाति भाव बढ़ना चाहिए क्योंकि खास तबके और खास जातियों के लोगों को जब 2000 साल से उनका आधिपत्य था, तब वो जाति भाव की बात भी नहीं करते थे और जातिवाद की बात भी नहीं करते थे। अब जब उनके वर्चस्व को चुनौती मिल रही है, जब एक डेमोक्रेटाइजेशन पूरे समाज के अंदर बढ़ रहा है, जातियों को, निचली जातियों को इस बात का एहसास हो रहा है कि मेरा अधिकार, मेरा हक तो मारा गया और मुझे न पढ़ने दिया गया, न मुझे नौकरी करने लायक समझा गया, मुझे इंसान भी नहीं माना गया। जब वो अपने हक की बात करने लगे तो हम कहते हैं कि अरे भाई, जातिवाद समाज के अंदर बढ़ रहा है। हम कहते हैं कि अगर हम अब जाति गणना करेंगे तो हिंसा, वायलेंस बढ़ेगी। जो 250 साल तक हिंसा थी, अंतर्निहित हिंसा थी, उसके बारे में बातचीत नहीं करना चाहते। बड़े कायदे से कहा जाता है, देखिए पिछड़ों में तो यादवों को, कुर्मियों को और जाटवों ने तो सारे अधिकार छीन लिए और उनसे जो पिछड़ी जातियां हैं उनको नहीं दिया जा रहा। इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। तो भाई 250 साल तक और आजादी के बाद, तो वो जातीय जनगणना से कैसे दुरुस्त हो जाएगा? मैं बता रहा हूं आपको। जो आजादी के बाद से देश आजाद हुआ, तो अब तक किस एक जाति का
का, मैं सिर्फ किस एक जाति का पूरी सरकार के तंत्र पर कब्जा था, इस पर बहस क्यों नहीं होती? और क्या उन लोगों ने बाकी के जो 90% जातियां थी उनके हकों को मारा है? तो क्या वो प्रायश्चित करने के लिए तैयार है? आज की तारीख में नहीं तैयार है। तो ये जो यादवों को लेकर या जाटवों को लेकर जो बात की जाती है, ये दरअसल वही लोग खास नैरेटिव इस समाज के अंदर बनाना नहीं, चाहते ये हैं। बात आपकी अपनी जगह ठीक है, पर मैं दूसरा पहलू, एक सेकंड आशुतोष, दूसरा पहलू ये है, देखिए SC ST की तो रिजर्वेशन आजादी से मिल रही है और 90 के दशक से OBCs को भी रिजर्वेशन मिलने लगा। पर आज की तारीख में जो केसी त्यागी भी कह रहे थे, कितने सेक्रेटरी OBC हैं या दलित हैं या ST हैं? तो आरक्षण ने पिछले 74 साल में 75 साल में अगर स्थिति नहीं बदली तो जातिगत जनगणना कैसे बदल देगी? क्यों नहीं बदली, इस पर कभी बहस हुई क्या? हाँ, आप प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं देना चाहते हो। आप चलिए छोड़ दिए, नौकरी की बात छोड़ दिए, कितने वाइस चांसलर पिछले 7 साल के अंदर जो है पिछड़े और दलित तबके के बनाए गए? नहीं, जब कोई प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर ही OBC नहीं है तो वो चांसलर कहां से बन जाएंगे? बनाया नहीं जाता। हाँ, ये जो इंटरनल डिस्क्रिमिनेशन है, पूरा रास्ता जो रोक के खड़ा किया गया है, ये प्रॉब्लम, इस पर बहस नहीं होती। संदीप बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत कड़वा सच आपके हाँ, तो बोलिए ना। चाहता हूं, ये आप OBC के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, आपके सारे पैनलिस्ट एक को छोड़ के सब अपर कास्ट के लोग हैं। वो दर्द कहां से आएगा आपकी डिबेट के अंदर? जो OBC तबका, जो दलित तबका जिस दर्द को महसूस करता है, वो कहां से आएगा? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अगले बातचीत करेंगे और RJD की तरफ से भी अगले बातचीत करेंगे। यही तो प्रॉब्लम है ना। तो जो उनका असली दर्द है, जो असली नैरेटिव है, जो उनकी तकलीफ है, उसको उनको भी इसको चर्चा करने के लायक हम नहीं समझते। ये तकलीफ इस बात को लेकर। ठीक है सुकेश, क्या हम अपने गिरेबान में झांक रहे हैं जब ये चर्चा करते हैं कि एक पिछड़ा वर्ग है? नाम ही जब दे दिया कि पिछड़ा वर्ग है, मानकर चल रहे हैं, ऑक्सीमोरॉन हो जाता है। क्या गिरेबान में झांका जा रहा है? जो हमारे अंदर की, समाज की, सोच की, मानसिकता की गंदगी है, उसे दूर किया जा रहा है या आसान राजनीति खेली जा रही है? देखिए, राजनीति तो है। आरक्षण पे चर्चा होती है, उसके पहले आप तो जो आज चर्चा कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो मोटे तौर पे उसका निहितार्थ होता है कि रिजर्वेशन की तरफ आप बढ़ते हो। और मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था कि करीब 65 लाख सरकारी नौकरियां रिक्त पड़ी हैं, उस पर अपॉइंटमेंट नहीं है। आपने लंबा चौड़ा आंकड़ा दिया है, उसमें दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। आपने कहा 51 में, ठीक बात है, सरदार पटेल ने कहा था और जाति विहीन समाज की कल्पना की गई थी। बहुत समय तक उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। मैं बिहार से आता हूं, मेरे नाम के आगे रंजन लिखा है। 70 के दशक में वहां एक जाति तोड़ो, जब जाति ने पैर पसारने शुरू किए और आइडेंटिफाई होने लगे आप जाति के इससे, तो 70 के दशक में वहां एक जाति तोड़ो आंदोलन चला। तो मेरे नाम के आगे सुकेश रंजन है, क्योंकि उसी दौरान में लेट 70s में मैं पैदा हुआ था। नीतीश कुमार अपने नाम के आगे से उन्होंने नीतीश कुमार लिखते हैं, लालू प्रसाद यादव लालू प्रसाद लिखते हैं। उन तमाम लोगों ने अपने टाइटल्स हटा लिए, लेकिन 90 के दशक आते आते हम जाति के इर्द गिर्द वापस आ गए। तो वो सच्चाई है कि आपको जातिगत जनगणना करना पड़ेगा। और जो बीजेपी, जो नियो बीजेपी है, ये गले की हड्डी बन गई है। नहीं, गले की हड्डी है, क्योंकि उनको लग रहा है कि एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। इसको करवाने में हर्ज नहीं है, दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद वो 50% की सीलिंग वाला मसला भी आएगा। और ये जो कह देना जी 27 OBC मंत्री बना दिए, वहां पर ये खुलेगा कि इस जाति के पास तो कुछ भी नहीं। देखिए, मंत्री बनाए जाने से अब बहुत बार कांग्रेस ने भी अपने टाइम में दलित को स्पीकर बना दिया था और सारे वोट दलितों के कांग्रेस के पास चले गए। ये एक ऑर्नामेंटल चीजें होती है जिससे पॉलिटिकल पार्टी एक मैसेज देने की कोशिश करती है। कई बार वो नैरेटिव ठीक बैठता है, कई बार नहीं बैठता, लेकिन हकीकत ये है कि आप जब नई बीजेपी, जिसको मैं नियो बीजेपी कहता हूं, उसमें भी अगर जाएंगे तो बीजेपी इस आइडिया के अवर्ड्स नहीं है, क्योंकि ये जो राजनीति आज की तारीख में है, इसमें वो इससे पीछे नहीं हट सकती है। वो सिर्फ इस बात का डर है उसके अंदर। अभी जो जेडीयू ने एक मेमोरेंडम दिया था, उसमें बातचीत के दौरान अमित शाह ने कहा कि मांग तो ये ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे गौर करना पड़ेगा। और उसके बाद ये मीटिंग हो रही है प्रधानमंत्री के साथ
नरेंद्र मोदी की। मैं आखिरी चीज इसके कहते हुए बात खत्म करता हूं, एक उदाहरण देते हुए कि अगर चाहे राज्य सरकारें तो वो जातिगत जनगणना करा सकती हैं। कर्नाटक में ऐसा हुआ है। उस फॉर्मूले को अहिंद कहा गया, जिसमें माइनॉरिटी, ओबीसी और दलित, उस फॉर्म में एक्स्ट्रा खर्चा हुआ था, कुछ 150 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। 2014-15 में जनगणना कराई गई, उस समय भी एक पॉलिटिकल इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी सिद्धारमैया। 182 नई जातियां आई जो पिछड़ी हैं। बिल्कुल 192 नई जातियां आई। और उसमेमें यह पता चला कि आखिर कितने लोग कहां के हैं। 1 करोड़ के आसपास अनुसूचित जाति के लोग थे, 70 लाख मुसलमान पता चला, 65 लाख लिंगायत, 60 लाख वोकलिगा। तो ये ऐसे भी आप पता कर सकते हो, राज्य सरकारें चाहे तो क्या ये बीच का रास्ता ये निकलेगा कि केंद्र सरकार कह देगी कि राज्य सरकारें करवाना चाहें? संजू 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा, आई हैव ऑलरेडी ओवरशॉट। और इस सवाल के साथ भी कि जब देश में भाई पशुओं, पेड़ों, पक्षियों, कितने मोर, कितनी गाय, कितने बाघ, ये गिने जा सकते हैं, भाई आदमियों की गिनती में क्या दिक्कत है? 30 सेकंड। मैं बस ये कहना चाहती हूं कि जाति, जनगणना और राजनीति, इन तीनों का तालमेल बैठना कोई आसान चीज नहीं है। मोदी सरकार ने ओबीसी बिल पारित करके पहला कदम उठाया है। दूसरा सबसे बड़ा कदम ये कि हमने अनुच्छेद 342A और अनुच्छेद 366 ये दोनों में संशोधन लाया है, जिसके तहत राज्यों को बहुत स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपनी अपनी ओबीसी लिस्ट जारी करे। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेवारी खूब निभाई है। तो क्या रास्ता वही निकल रहा है जिस ओर सुकेश ने इशारा किया कि भाई आप पिछड़े वर्ग की सूची खुद तैयार कर सकते हैं, वो बहाल कर दिया गया अधिकार, तो जनगणना भी खुद ही करा लीजिए। लेकिन ये धुरी बनने वाला है आने वाले समय में। जाति फिर से उभर रही है, ये मुद्दा बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। न्यू इंडिया में नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।